welcome you all on this new topic, this parallel members on thermal stresses part. Okay, so parallel members कैसे वर्क करेंगे? सबसे पहले देखो parallel member होता क्या है. What is parallel member? So in this parallel members, two or more members will be connected in parallel to each other. Let's say there is one steel rod here. So here I have one steel rod, and this steel rod is enclosed inside a copper tube, let's suppose. So this is, let's suppose, a copper tube you have, and you have enclosed your steel rod inside the copper tube, and both ends of the rods are rigidly fixed. Okay, so एक साइड पे क्या है, रॉड यहाँ पे रिजिडली अटैच्ड है सरफेस से, दूसरे एंड पे आपने क्या किया, कोई एक नट लगाया, कोई एक वॉशर लगाया, कोई एक ब्रैकेट लगाया, उससे आपने इसको रॉड पे यहाँ पे फिक्स किया. So this one is what your steel rod, and this one is your copper tube. Okay, now what will happen whenever you will increase the temperature, let's say temperature अपन T1 से temperature T2 की तरफ increase करते हैं. So whenever we will increase the temperature, the length of both the material, both the metals will increase, and vice versa. When we will decrease the temperature, the length of both the material will decrease. Okay, now how much this length is going to increase, that is a main factor, or how the stresses are going to generate. See, थोड़ा केयरफुली ध्यान देंगे इसको. इन दोनों मटेरियल, दोनों क्या है, एक स्टील है, एक कॉपर है, बोथ आर डिफरेंट मटेरियल. सो देयर इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन फॉर स्टील एज वेल एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन फॉर कॉपर. एंड आई नो वन थिंग, दैट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ स्टील इज डेफिनेटली लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ copper. And from the expansion formula, that is delta L is equals to what? Alpha L into delta T. From this formula I know this expansion in length because of thermal loading is directly proportional to coefficient of thermal expansion. So if the value of coefficient of thermal expansion is higher, the increase in length will also higher, and if the coefficient of thermal expansion is lower, the increase in length will also be lower. Okay, so here if copper is having more thermal expansion coefficient as compared to steel, then definitely copper will elongate more as compared to steel. But actually this is not possible. Why? Because both ends are rigidly connected. So let's say for time being, for in consideration, I have removed this support. ये वाला support अपन ने क्या किया, remove कर दिया. So अगर अपन ने वो support remove कर दिया, तो आपका डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा? ये आपके पास क्या होगा, कॉपर एक्सपांशन. कॉपर विल एक्सपांड मोर एज कंपेयर टू स्टील, बिकॉज कॉपर के पास कैसा है, कॉपर का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन स्टील से ज्यादा है. सो ये हो गया आपका कॉपर का एक्सपांशन. यहां से यहां तक क्या हो रहा है, कॉपर एक्सपांड हो रहा है. सिमिलरली स्टील विल आल्सो एक्सपांड. सो स्टील क्या यहां तक कहीं एक समवॉट इस डिस्टेंस तक क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, एंड दिस इज फिक्स्ड वन. सो दिस वन इज, द अपर वन इज कॉपर, एंड दिस इज आल्सो कॉपर ट्यूब, एंड ये आपके पास क्या है, स्टील है. सो ये आपके पास एक्चुअल पोजीशन था, एंड इस पोजीशन से आपके पास दिस इज द एक्चुअल एक्सपांशन ऑफ स्टील. सो लेट मी राइट डाउन डेल्टा L फॉर स्टील हियर, एंड दिस इज द एक्चुअल एक्सपांशन फॉर डेल्टा L फॉर कॉपर. ओके, सो ये फ्री एक्सपांशन है, बट अपने केस में फ्री एक्सपांशन है क्या, अपने केस में कैसा है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन हियर. सो फ्रीली क्या होगा, स्टील यहां से लेके यहां तक एक्सपांड होगा, तो इतना पार्ट एक्सपांड होगा, एंड कॉपर इससे कुछ ज्यादा एक्सपांड होगा. बट अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दिस एक्सपांशन ऑफ स्टील एंड कॉपर मस्ट बी सेम, एंड दैट एक्सपांशन विल बी इन बिटवीन ऑफ बोथ द थिंग्स. ओके, इन दोनों के बीच के एक्सपांशन में कहीं पे रहेगा, बिकॉज स्टील यहां, स्टील को भी कहां तक, कहां से कहां मूव करना है, इस पॉइंट से लेके, ए पॉइंट से लेके इस ए डैश पॉइंट तक मूव करना है. एंड सिमिलरली कॉपर को इस बी पॉइंट से लेके वापस कहां आना है, इस बी डैश पॉइंट तक आना है, बी डैश पॉइंट तक आना है. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देंगे अगर आपको, तो आपको समझ में आएगा. सी, स्टील का एक्सपांशन यहां से लेके सिर्फ इतना डेल्टा S ही हो सकता था, एक्चुअल एक्सपांशन, बट इसके ऊपर, इस स्टील के ऊपर कॉपर ने कुछ टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया,
एंड उसका एक्सपांशन कहां तक लेके गया, ए डैश पॉइंट तक लेके गया. Okay, so what is happening? So on steel, the copper is applying tensile force to make it up to A dash. And similarly, on copper, और copper का expansion यहाँ B point तक हो सकता था आपका, but वो rigidly attached होने के कारण क्या हो रहा है? Copper will not expand up to B point. Steel will apply some force on the copper, and it will restrict its elongation up to point B dash only. ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है, स्टील कॉपर के ऊपर कैसा फोर्स लगा रहा है, कुछ कॉम्प्रेशन फोर्स लगा रहा है, बिकॉज कॉपर क्या हो रहा है, ये कॉम्प्रेस हो रहा है यहां से यहां तक के, एंड स्टील यहां से यहां तक क्या हो रहा है, इलॉन्गेट हो रहा है. सो अगर आपको नेट चेंज निकालना है, नेट चेंज इन लेंथ, दैट मस्ट बी डेल्टा एल टोटल of steel should be same as delta L total of copper. टोटल डेल्टा एल स्टील के लिए एंड कॉपर के लिए दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, बिकॉज दोनों तरफ से रिजिडली अटैच्ड है. बट ये जो डेल्टा एल टोटल ऑफ स्टील निकल रहा है, दिस कंबाइंस टू पार्ट. वन इज डेल्टा एल ऑफ स्टील बिकॉज ऑफ थर्मल लोडिंग, जो आपको यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की मिला है, डेल्टा एल फॉर स्टील बिकॉज ऑफ थर्मल लोडिंग, प्लस इसी स्टील पे कॉपर कुछ टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा है. ओके, सो टेंसाइल लोड ऑन द स्टील, सो दैट यू हैव टू ऐड. सो टेंसाइल लोड जब भी अपन निकालते हैं उसके कारण आपको चेंज इन लेंथ निकालना है. सो स्टील का बार है, स्टील बार में आपने टेंसाइल लोड अप्लाई किया, इसके कारण जो P टेंसाइल लोड अप्लाई किया, A क्रॉस सेक्शन एरिया है और L इसका लेंथ है, अगर E इसका यंग्स मॉडुलस है. सो इसके लिए अपने को पता है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स सिग्मा L अपॉन E. ये फॉर्मूला अपने को पता है ऑलरेडी. सो स्टील के ऊपर कॉपर कैसा अप्लाई कर रहा है, टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा है. सो टेंसाइल लोड ऑन द स्टील इज सिग्मा ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील. सो दैट विल बी द एक्सप्रेशन. ये प्लस साइन किस लिए आया, बिकॉज स्टील पे कॉपर टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा है, स्टील का लेंथ कॉपर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई यहां पे कैसा आया आपके पास, प्लस साइन आया. सिमिलरली फॉर कॉपर व्हाट विल हैपन, इट्स अगेन टेंसाइल थर्मल लोडिंग ऑफ कॉपर, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर बिकॉज ऑफ थर्मल लोडिंग. नेक्स्ट इज नाउ यू हैव टू सब्सट्रैक्ट इट. व्हाई सब्सट्रैक्शन इज देयर, because there is a compressive force on the copper. So when there is a compressive force on the copper, definitely I need to add negative sign there, and next is sigma of copper, length of copper upon Young's modulus of copper. Okay, so this expression is going to give you the compatibility equation, that is the first equation you have. कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, बिकॉज अपने को पता है हर जगह क्या करना है आपको, यू नीड टू फॉर्म टू डिफरेंट इक्वेशन. वन इज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, सेकंड इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन. सो ये अपना क्या हो गया, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हो गया. क्लियर है. एंड सेकंड इक्वेशन अगर आपको फॉर्म करना है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम इक्वेशन. एंड वो जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपन फॉर्म करेंगे, सो दैट इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, दैट इज लोड ऑफ स्टील शुड बी सेम एज लोड ऑफ कॉपर, जैसा आपने पहले देखा था. क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है, एक्सपांशन से होने वाला, दोनों के ऊपर क्या लगने वाला है, सेम अमाउंट ऑफ लोड लगेगा, तभी आपका सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाएगा. सो ऑब्वियसली लोड ऑफ स्टील शुड बी सेम एज लोड ऑफ कॉपर, और यू कैन से स्ट्रेस ऑफ स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील शुड बी सेम एज स्ट्रेस ऑफ कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर. सो दिस इज योर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 and this is my equation number 2. Using both the equation I can solve any problem of this parallel members. Okay, I think so this equation is clear to everyone. Now we'll take a simple numerical based on this, and we'll try to implement this two equation on that numerical, and we'll see which type of problem may arise in this topic. Okay, so
let's start the problem. So what the problem is saying, a steel tube of 35 mm outer diameter and 30 mm internal diameter encloses a gunmetal rod of 25 mm diameter and it is rigidly connected in both the ends. Okay, if the temperature is 40 degrees centigrade, there is no longitudinal stress. Okay, so if 40 degrees centigrade is their temperature, there is no longitudinal stress. Determine the stress developed in the rod and the tube when the temperature of the assembly is raised to 240 degrees centigrade. So initially the temperature is at 40 degrees centigrade, then there is no stress, then we have increased the temperature to 240 degrees centigrade. Now certain stress is generating. Okay, so all values of coefficient of thermal expansion is given to you. Young's modulus values are given to you. So also find the increase in length of the assembly, that we can also find out. Okay, but let's see the diagram first of all. क्या दिया है आपके पास? There is a one copper tube given to you. Copper is given. Okay, and this rod is also given to you. Sorry. So this is a steel ट्यूब, इसके अंदर क्या लगा है आपके पास? गन मेटल का रॉड लगा हुआ है. So here I have a gun metal rod. So values are given to you. Now what you need to do? You need to find out the total load total stress generated in the steel as well as in the gun metal tube. So all diameters are also given to you, that is 35 and 30. So this is given as 35 mm and this internal diameter is given as 30 mm. Okay, and this gun metal के लिए diameter दिया आपको 25 mm. So what we'll do first of all we'll find out the cross section area for all three things. Cross section area for steel. So cross section area for steel will be equals to pi by 4 outer diameter square minus inner diameter square. So 35 is the outer diameter square minus 30 is the inner diameter square, so that we can find out first of all. Okay, so this thing we'll calculate first, and second is cross section area for this gun metal. Cross section area for gun metal is given, so pi by 4 is 25 square. So these two things we can calculate first of all. So once we know the diameters, once we know the cross sections, what we need to do? We need to apply this to our two equations. First equation is what? Our compatibility equation. Compatibility equation. So first of all, what we'll do? We'll apply the compatibility equation and we'll try to find out the value. So compatibility equation कैसे apply करना है? Same way. अभी आपके पास इस प्रॉब्लम में किसका एक्सपांशन डाल दिया है? So I know from this problem expansion of coefficient of thermal expansion of steel is less than coefficient of thermal expansion of gunmetal. Okay, so if coefficient of thermal expansion of steel is less than coefficient of thermal expansion of gunmetal, so gunmetal will expand more and steel will expand less. So जो part ज्यादा expand होता है उस पे हमेशा कैसा फोर्स लगता है आपको? Compressive force. एंड जो पार्ट कम एक्सपांड होता है उस पर कैसे लगता है हमेशा? टेंसाइल फोर्स. ओके, सो कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा आपको किस पे? सो गन मेटल विल हैव कॉम्प्रेसिव फोर्स एंड द स्टील विल हैव टेंसाइल फोर्स. क्लियर? सो स्टील विल हैव टेंसाइल फोर्स एंड गन मेटल विल हैव compressive force. So let's compare the length, equal length of steel should be same as total length of gunmetal, जैसा आपने पिछले बार अप्लाई किया हुआ है. Okay, so total length of steel should be same as total expansion of gunmetal, and total length of steel will be equals to what? Alpha of steel, L of steel and delta T plus. स्टील पे कैसा फोर्स लगने वाला है आपको? There will be tensile force on the steel because there is a less value of coefficient of thermal expansion. So it's sigma s multiplied by ls upon Young's modulus of steel. Plus किस लिए किया अपन ने? Because there is a tensile force acting. चलिए second one for gunmetal, it's alpha of gunmetal
लेंथ ऑफ गन मेटल एंड डेल्टा टी प्लस की जगह आएगा आपके पास, नाउ इट विल बी अ माइनस साइन बिकॉज कंप्रेसिव फोर्स एंड सिग्मा ऑफ जी एल ऑफ जी अपॉन ई ऑफ जी. नाउ यू कैन पुट डाउन ऑल द वैल्यूज डायरेक्टली, सारे वैल्यूज आप पुट अप करो and you will get the answer. Okay, so let's put down all the values now. See here, length of steel, length of steel, length of gunmetal, length of gunmetal is given to you. I know the length are equal. हर जगह length क्या है इसका? Equal, and that equal length is given as 1 meter in the problem only. So अगर equal length आपको problem में ही directly given है 1 meter, so you can cancel out all the length. हर जगह length आप क्या कर सकते हैं? Cancel out कर सकते हैं because सारा length क्या है आपके पास? Equal given है. Now we'll put down the values. So alpha of steel कितना दिया हुआ alpha of steel? Alpha of steel is given as I think so 11 thermal expansion of steel 11 into 10 raised to power 6. So 11 into 10 raised to power minus 6 they have given multiplied by temperature change. Now what should be the value of temperature change? So 40 is the initial temperature, okay, and increase in temperature of assembly is raised to लिखा है, okay. So temperature of the assembly is raised to 240 degree centigrade. Okay, raised अगर देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है लास्ट में, दैट सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. यहाँ पे क्या लिखा है? द टेम्परेचर ऑफ द असेंबली इज रेज्ड टू 240 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब क्या हो रहा है? T1 कितना दिया है आपके पास? 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 कितना दिया है? 240 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ T2 माइनस T1 विल बी इक्वल्स टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो डेल्टा T का वैल्यू कितना होगा आपके पास? 200 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर? यू कैन नॉट पुट 240 हियर. अगर वहां पे बोला होता रेज्ड बाय 240 डिग्री सेंटीग्रेड, देन यू हैव टू ऐड पुट 240 हियर. ओके, चलिए नेक्स्ट इज प्लस सिग्मा ऑफ स्टील इज अननोन पैरामीटर टू मी and Young's modulus of steel. Young's modulus of steel is given as 205 GPa. So let's put 205 into 10 raised to power 3. Right side क्या आएगा आपके पास? Alpha of this one is 18 into 10 raised to power minus 6 multiplied by again 200 minus of sigma of gunmetal upon Young's modulus of gunmetal, and that value is given as 91.5. So 91.5 GPa is given to you. So GPa to MPa conversion you have to do. GPa into 10 raised to power 3 we have to do. Okay. Now we have one entire big equation you have. Okay. ये पूरा इक्वेशन आपको अभी सॉल्व करना है. ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके what you can do, you can find out one relationship between sigma S and sigma G, that is stress of steel and stress of गन मेटल. इसके बेस पे आपको एक सिंपल सा रिलेशनशिप मिल जाएगा, एंड वो सिंपल रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप? सिग्मा ऑफ स्टील ले लो यहाँ पे, एंड लेट्स टेक दिस पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड. ये पूरा पार्ट आप लेफ्ट साइड पे ले लो. तो सिग्मा ऑफ स्टील अपॉन 205 समथिंग 205, ये पूरा पार्ट आप क्या करते हैं? लेफ्ट साइड पे ले लो. तो सिग्मा ऑफ गन मेटल अपॉन 91.5. यहाँ पे 10 raised to 3 रिमेनिंग है ना, सो ये अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में. 10 raised to प्लस 3 को अपन बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास? 18 into 10 raised to minus 6 multiplied by 200, 11 into 10 raised to minus 6 multiplied by 200. So 200 can also be a common. So 200 multiplied by 10 raised to power 3 multiplied by 11 minus 18 you can do. Okay, so it will be 7 multiplied by 10 raised to power minus 3. Okay, so ये एक आपको एक रिलेशनशिप मिल गया यहाँ पे सिग्मा ऑफ स्टील एंड सिग्मा ऑफ गन मेटल के बीच में. एंड सेकंड जो रिलेशनशिप मिलेगा, दैट सेकंड रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट सेकंड रिलेशनशिप यू कैन फाइंड आउट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम इक्वेशन. इक्विलिब्रियम equation. So equilibrium equation क्या आएगा? Sigma of steel into area of steel should be same as sigma of gunmetal multiplied by area of gunmetal. Okay, so area of steel and area of gunmetal already अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करो, you will get equation number 2.
एंड यहाँ आपको क्या मिला है, इक्वेशन नंबर 1. Now I think so it's very simple to solve this two equation. So once you are able to solve these two equations, you will get the value of stresses on steel as well as value of stress in the gunmetal. Okay, so from after solving equation number 1, solve equation 1 and equation 2. Sigma of steel you will get and sigma of gunmetal you will get. सिग्मा ऑफ स्टील का वैल्यू अगर सॉल्व करने के बाद क्या है, एंड सिग्मा ऑफ गन मेटल इज कमिंग एज 68.94 मेगापास्कल. ओके, चलिए, सो दिस शुड बी टू वैल्यूज ऑफ सिग्मा ऑफ स्टील एंड सिग्मा ऑफ गन मेटल जो आपको फाइंड आउट करना.